बेदाक्षी एक बार फिर नींद में बड़बड़ाई। ये वह नहीं है। मेरा टेडी मेरा हाथ थोड़ी पकड़ सकता है। तो फिर ये कौन है? ये मैं हूँ? कोई टेडी बियर नहीं हूँ। बेहतर होगा कि तुम मुझे छोड़ो और ठीक से सो जाओ। मान ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाते हुए कहा। मान की गहरी आवाज सुनते ही बेदाक्षी के रेंगटे खड़े हो गए और वह अचानक ही हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसने पलकें जल्दी जल्दी झपकाकर मान को देखा, जो उसे ही घूर रहा था। बेदाक्षी ने धीरे से एक्वर्ड होकर कहा, सॉरी, और वो उठकर बाथरूम में भाग गई। अभी कुछ पल पहले की बेदाक्षी की वह हरकतें मान को कुछ अजीब फील करवा गईं। उसने गहरी सांस भरकर खुद से ही कहा, क्या लड़की है ये। वही हालत तो बेदाक्षी की भी ऐसी थी। उसे अपनी ही हरकतों पर शर्म आ रही थी। आखिर वो इस तरह से मान से चिपक कर कैसे सो सकती थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसने खुद को शांत किया और नहाने का सोचा। और तभी उसे याद आया कि वो कपड़े नहीं लेकर आई है। उसने अपना माथा पीट लिया। थोड़ी देर बाद बेदाक्षी की बाथरूम से आवाज आई, सुनिए मिस्टर राजावत। मान ने उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी और वह हैरान था। बेदाक्षी ने अपना से थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उसमें से बाहर निकाल रखा था और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके मान को बुला रही थी। मान के माथे पर कुछ बल पड़ गए। जब से वह इस लड़की से मिला था, तब से यह इतनी अजीबोगरीब हरकतें क्यों कर रही थी, वह यह समझ नहीं पा रहा था। मान ने उसे देखते हुए कहा, अब क्या हुआ? ये क्या तरीका है? या तो अंदर जाओ या बाहर निकलो। मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तुम्हें जो भी करना है जल्दी करो। बेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाया और बोली, मैं अपने कपड़े लेना भूल गई। कपड़े दे दो। मैं जल्दी से आ जाऊंगी नहाकर। ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। ये कहते हुए मैं बड़ी मासूमियत से मान को देख रही थी। मान ने मन ही मन खुद को कोसते हुए कहा, क्या हो गया है? तू ऐसा तो नहीं था। एक लड़की की मासूमियत के आगे पिघल रहा है। मान ने अपना सिर झटका और उठ खड़ा हुआ। उसने वह बैग देखा जिसमें बेदाक्षी के कपड़े थे। मान ने बैग उठाकर काउच पर रखा और उसे खोलकर उसके कपड़े देखने लगा। उसने कपड़ों को देखते हुए कहा, इसमें से क्या दूं और क्या ना दूं? क्या है ये सब? बेदाक्षी ने अपना सिर खुजाया और बोली, मुझे नहीं पता। रुद्रा दी ने पैक किए थे आते आते कपड़े। मैंने तो देखे भी नहीं। मान ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने कबर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने अपना कबर्ड खोला और अपनी टी शर्ट निकालकर बेदाक्षी को पकड़ाते हुए बोला, तुम यह पहन लो। बाहर आकर तुम्हें जो भी पहनना है वह निकाल लेना और पहन लेना, क्योंकि तुम्हारे कपड़े मुझे समझ में नहीं आने वाले। और जल्दी बाहर निकलो। बेदाक्षी ने अपने हाथ में पकड़ी उस टी शर्ट को देखा और फिर कंधे उचकाकर बोली, ठीक है। ये बोल उसने अपना सिर वापस अंदर कर लिया और नहाने चली गई। निर्णय का रूम। इधर रुद्रिका उठ चुकी थी। यह सुबह काफी खूबसूरत थी उसके लिए, लेकिन वह जानती थी कि अभी घर में कोहराम होना बाकी है। उसने उठकर निर्णय को जगाया और बोली, जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। मैं नीचे जा रही हूँ। निर्णय ने अपनी आंखें खोली और रुद्रिका को देखा और देखता ही रह गया। उसने मैजेंटा पिंक कलर की साड़ी पहन रखी थी, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। निर्णय ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। रुद्रिका उसकी बाहों में जा गिरी। उसकी हरकत पर उसने चिढ़ते हुए कहा, ये क्या मजाक है निर्णय, सुबह सुबह? उठ जाओ, छोड़ो मुझे। मुझे नीचे जाना है। देखो 7 बज चुके हैं। निर्णय ने उसके बालों को उसके चेहरे पर से हटाते हुए कहा, मैं क्या करूं? तुम लगी इतनी सुंदर रही हो। इस तरह से तुम मेरे सामने तैयार होकर आओगी तो भला किसका मन करेगा कि तुम्हें छोड़ दे। रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले गुड मॉर्निंग किस। रुद्रिका ने जल्दी से उसके होठों पर एक पैक किया और बोली, जल्द से छोड़ो मुझे। निर्णय ने भी अपनी बात रखते हुए उसे छोड़ दिया। रुद्रिका ठीक से खड़ी हुई और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बोली, जल्दी से नहाकर नीचे आओ। तुम्हें पता है ना, सब लोग वेट कर रहे होंगे, हमारा प्रॉपर एक्सप्लेन देनी है हमें सबको। निर्णय को जब ये याद आया तो वह झट से उठ बैठा और बोला, यार क्या करूं मैं? रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, जो करना है तुम करो, मुझे क्या। मैं जा रही हूँ। ये बोल वह नीचे चली गई। निर्णय ने मुंह बनाया और उठकर नहाने चला गया। मान का रूम। इधर बेदाक्षी नहाकर आई और जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खुला, मान की नजर ना चाहते हुए भी उसकी तरफ चली गई। और उसकी नजर जब बेदाक्षी पर गई तो अटक सी गई।
वह सिर्फ मान की टी शर्ट में थी। कुछ देर मान उसे निहारता ही रह गया, लेकिन अगले ही पल जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है, तो उसने अपना माथा पीटते हुए अपनी आंखें बंद करके कहा, इस लड़की को अकल नहीं है क्या? मैंने इसे टी शर्ट पकड़ाई तो सिर्फ टी शर्ट में बाहर आ गई, टॉवल नहीं लपेट सकती थी। उसने गहरी सांस ली और उठकर जल्दी से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम में चला गया। सच में यह लड़की काफी अजीब थी, जो मान जैसे इंसान को ऑकवर्ड फील करवा रही थी। वेदाक्षी ने अपने कपड़े देखे और एक सूट निकाल कर पहन लिया। वैसे भी वह जानती थी साड़ी उसके बस का सौदा ही नहीं है। कपड़े बदलने के बाद वह जाकर ड्रेसिंग के सामने बैठ गई और तैयार होने लगी। तभी उसकी नज़र उस गिफ्ट बॉक्स पर पड़ी जो मान उसके लिए लेकर आया था। न चाहते हुए भी उसके हाथ उस तरफ बढ़ गए और उसने वह गिफ्ट बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक जोड़ी पायल थी। वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बोली, मैं ये बिल्कुल नहीं पहनने वाली। यह बोल उसने वह डिब्बा वापस बंद किया और तैयार होकर रुद्रिका को ढूंढने चली गई। वह नीचे आई तो सब लोग नीचे ही थे। नैना और मान के अलावा घर के सब लोग यहाँ मौजूद थे। वेदाक्षी को काफी अजीब लग रहा था, इसलिए वह चुपचाप जाकर रुद्रिका के पास खड़ी हो गई। गिरजा जी ने उन दोनों को देखा और बोली, आज तुम दोनों की पहली रसोई है, चूल्हा पूजन करके कुछ मीठा बना लो। वेदाक्षी ने सुना तो धीरे से बोली, मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता है। मैं तो आज तक सिर्फ मम्मा पापा चाची और दी के हाथ का बना खाना खाया, कभी बनाया नहीं। उसकी बात सुनकर आलोक जी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। उसने जिस हिसाब से जितनी मासूमियत से बात कही थी, उसे देख गिरजा जी के चेहरे पर भी मुस्कान आ चुकी थी। रुद्रिका ने हल्के से वेदाक्षी को कोनी मारते हुए चुप रहने का इशारा किया। वेदाक्षी छोटा सा मुंह बनाकर चुप हो गई। रुद्रिका ने जल्दी से कहा, माँ, भाई इसने कभी खाना नहीं बनाया, मैं बना देती हूँ। गिरजा जी ने मुस्कुराकर हामी भरी और फिर उन दोनों को किचन में ले गईं। चूल्हा पूजन करने के बाद रुद्रिका काम में लग चुकी थी और वेदाक्षी आराम से स्लैब पर बैठी उसे सब कुछ करते हुए देख रही थी। वेदाक्षी ने उसे देखते हुए कहा, सब कुछ आपकी गलती है। मैं बेवजह इस शादी में फंस गई। मैं तो शादी नहीं करना चाहती थी अभी। आपको पता है ना वेदांत? उसने वेदांत का नाम लिया ही था कि रुद्रिका ने उसे घूरते हुए कहा, उस लड़के का नाम मत लेना। कल ही शादी करके यहाँ आई हो, इसलिए चुप रहो। कोई भी बवाल करने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम्हारे फैलाए रायते को तुम्हारी बहन भी नहीं समेट पाएगी। समझी तुम? कुछ दिन शांति से बैठो, मैं देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। मुझे पहले मान से बात करनी होगी। उसकी बात सुनकर वेदाक्षी ने मुंह बनाया और बड़बड़ाते हुए बोली, वो सड़ू और निर्लज आदमी से क्या बात करनी? बोलना तो कुछ है नहीं उसे। रुद्रिका ने उसकी बात सुनकर कहा, जानने की कोशिश करोगी तब बोलेगा ना। तुम मान को नहीं जानती हो। वह जैसा अपने परिवार के साथ है वैसा बाहर वालों के साथ नहीं है। निर्णय से हमेशा उसके बारे में सुना है। इस घर में अगर सबसे ज्यादा कोई समझदार है तो वह वही है। तभी पीछे से एक लड़की की प्यारी सी आवाज आई, बिल्कुल भाभी, मान भाई सबसे बेस्ट है। उन दोनों ने उस तरफ देखा तो लगभग 23-24 साल की लड़की दरवाजे पर खड़ी थी और उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। रुद्रिका ने उसे देखा। अंशिका? अंशिका ने अंदर आते हुए कहा, जी भाभी, माँ ने आप दोनों की हेल्प करने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो यहाँ कुछ और ही देख रही हूँ। काम सारा एक ही कर रही है और एक आराम फरमा रही है। उसे देखकर बेदाग झट से नीचे उतर गई। उसे अजीब लग रहा था। तभी अंशिका ने हंसते हुए कहा, भाभी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को नहीं बताने वाली। वैसे भी मुझे पता है आप कैसा फील कर रही हैं। रुद्रिका ने मुस्कुराकर कहा, वैसे भी उसने कभी खाना नहीं बनाया है। कोई बात नहीं, वैसे भी ये मेरी छोटी बहन है, इसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है, इसलिए तो ये यहाँ है। तभी हॉल से गिरजा जी की आवाज आई, अंशिका जरा छड़ी तो लेकर आना दादी की। उन तीनों ने जब ये सुना तो तुरंत किचन से बाहर निकली। वहीं नडा जो सीढ़ियों से उतर रहा था उसके कदम रुक गए। उसने हैरानी से अपनी माँ की तरफ देखा जो गुस्से में उसे घूर रही थी। पीछे से मान आते हुए कहा, चल बेटा, क्लास लगने वाली है तेरी। मान बचा ले भाई, निर्णय ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। मान ने कंधे उचकाए और कहा, मैं कुछ नहीं जानता। जो रायता फैलाया है उसे खुद साफ करो। यह बोल वह नीचे आ गया। निर्णय बेचारा कहाँ ही जाता, आना तो नीचे ही था, इसलिए झूठी स्माइल के साथ नीचे उतर आया। गिरजा जी ने उसके आते ही उसके कान पकड़कर मरोड़ दिए। निर्णय ने चिल्लाते हुए कहा,
आउच, माँ दर्द हो रहा है। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, दर्द हो रहा है। लेकिन वह जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, गिरजा जी की पकड़ उतनी तेज होती जा रही थी। उन्होंने उसे घूरते हुए गुस्से से कहा, क्या हरकत की कल तूने? जरा भी हमारे घर परिवार की इज्जत के बारे में नहीं सोचा, रुद्रिका के माँ बाप की इज्जत के बारे में नहीं सोचा। और वह बेदाक्षी, उस बेचारी बच्ची का तो कोई दोष भी नहीं है, फिर भी बिना सोचे समझे उसे शादी करनी पड़ी। उसके घर वालों को क्या जवाब दोगे तुम? निर्णय बेचारा क्या ही कहता, गलती उसकी भी थी। यह बात वह भी जानता था। रुद्रिका ने कहा, माँ बता तो रहे हैं, छोड़ दो ना। गिरजा जी ने उसे घूर कर देखा तो रुद्रिका चुपचाप खड़ी हो गई। गिरजा जी ने अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, तुम दोनों एक बार हमसे बात नहीं कर सकते थे? हम कौन सा मना कर देते? लेकिन नहीं, भागकर शादी करनी थी। वह दोनों खामोश खड़े थे और हर कोई उनके जवाब के इंतजार में था। गिरजा जी ने निर्णय को घूरते हुए कहा, बताओ भी, अब साफ साफ बताओ, कल जो किया वह क्यों किया, और कब से चल रहा था तुम दोनों का? निर्णय ने उन्हें देखा और बोला, माँ हम दोनों काफी टाइम से साथ थे, और फिर शादी से पहले हमारा झगड़ा हुआ और हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। लेकिन कुछ टाइम में हमें यह भी समझ आ गया कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे, इसलिए हम वापस से साथ आ गए। लेकिन तब तक शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी और शादी के सिर्फ 4-5 दिन ही बाकी थे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है और क्या नहीं। भाई से बात करने की कोशिश की, लेकिन वे काम के साथ साथ शादी की तैयारियों को भी देख रहे थे, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं पाया, ना उनसे बात कर पाया और ना ही बता पाया। तभी रुद्रिका ने कहा, हम दोनों की बराबर गलती है माँ। मैंने ही बेदाक्षी को मंडप में बैठने को कहा था। हमें लगा था हम टाइम पर घर पहुंच जाएंगे, लेकिन जब तक हम आए तब तक तो शादी हो चुकी थी और सब कुछ हमारे हाथ से निकल चुका था। वरना हमने यही सोचा था कि हम आकर शादी रुकवा देंगे। गिरजा जी ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, इतने बड़े हो गए हो पर अकल रत्ती भर नहीं आई है। उन दोनों ने गर्दन झुका ली। मां ने निर्णय को देखते हुए कहा, एक बार कोशिश तो करता बताने की। मैं नहीं सुनता तब बात दूसरी थी। तूने क्या ही कोशिश की मुझे बताने की? निर्णय ने जैसे ही मान की बात सुनी, उसने घूर कर उसे देखा और मन ही मन बोला, आग बुझने वाली है तो उसमें और ज्यादा घी डालने की क्या जरूरत है? मुझे सच में मान पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन बेचारा क्या ही कर सकता था। आलोक जी ने उन सबको देखा और बोले, अच्छा ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अच्छा है ना, दोनों बेटों की शादी हो गई तो घर में दो दो बहुएं आ गई हैं। अब आप आराम से बैठकर हुकूमत कीजिए। गिरजा जी ने उन्हें देखा और बोली, बहू आ गई तो क्या हुआ, और कौन सी हुकूमत? मैं कौन सा कोई जालिम सास बनने वाली हूँ? मुझे तो बस निर्णय के कान खींचने का मन कर रहा था। मन कर रहा है एक खींच कर थप्पड़ लगाऊं इसे। निर्णय ने सुनकर जल्दी से अपने दोनों गालों पर अपने दोनों हाथ रख दिए और बोला, यार मम्मी मत मारो। कल जो ससुर जी ने थप्पड़ मारा था उसकी गूंज अब तक कान में गूंज रही है। अब और हिम्मत नहीं है थप्पड़ खाने की। गिरजा जी ने उसे घूर कर देखा तो उसने मासूम सा चेहरा बना लिया। मान ने मन ही मन कहा, ये और इसके पप्पी फेसेस, कौन कहेगा कि ये इंसान 30 साल का है? वेदाक्षी बड़े ध्यान से सब कुछ देख रही थी। उसे कुछ अजीब तो लग रहा था, लेकिन इन सबके बीच वह खुद को कंफर्टेबल करने की कोशिश में लगी हुई थी और रुद्रिका को इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन वेदाक्षी, वह सिर्फ उन्हीं लोगों के आसपास हंस बोल सकती थी जिनके साथ वह हमेशा से रहती आई थी। वह जल्दी से किसी के भी साथ खुलकर बात नहीं कर सकती थी। थोड़ी देर बाद सब लोगों ने साथ में ब्रेकफास्ट किया और माँ ने गिरजा जी को देखकर कहा, चाची माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। गिरजा जी ने उसे रोकते हुए कहा, अरे रुक, कहाँ जा रहा है तू? आज कहीं नहीं जाना है। पहले तो पहली रसोई का नेक दो बहू को। फिर उन्होंने निर्णय को देखा और बोली, तू भी नेक दो पहले बहू को। माँ ने उन्हें अजीब तरह से देखते हुए कहा, पर मैंने तो कल ही उसे गिफ्ट दिया है, अब और क्या रह गया? गिरजा जी ने उसे देखा और बोली, अरे तो वह तो मुंह दिखाई का तोहफा था, अब पहली रसोई का नेक वह कौन देगा? वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, आंटी मैंने तो कुछ बनाया नहीं ना, मुझे जरूरत नहीं है। सब कुछ तो दी ने बनाया है, नेक तो होने दो। गिरजा जी ने उसे घूरते हुए कहा, आंटी नहीं मम्मी। वेदाक्षी कुछ चुप हो गई। सब लोग वेदाक्षी को देखने लगे और सबके देखने से वेदाक्षी हड़बड़ा गई।
मान की नजरें भी उस पर थीं और सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल बेदाक्षी उनसे महसूस कर रही थी। ऐसा नहीं था कि मान उसे कोई गलत नजर से देख रहा था और यह बात बेदाक्षी भी समझ रही थी, लेकिन यह न जाने क्यों उसे कुछ अजीब लग रहा था। यह नजरें उसे काफी अलग सी लग रही थी। उसने तुरंत अपनी नजर झुका ली। निर्णय ने रुद्रिका को एक रिंग गिफ्ट करी। वहीं आलोक जी और गिरजा जी ने रुद्रिका को शगुन के कुछ पैसे और गहने दिए। वेदाक्षी को भी पैसे और गहने मिले, लेकिन वह लेने में नानुकर कर रही थी। गिरजा जी ने उसे डांटा तो उसने चुपचाप सब कुछ रख लिया। अब सब मान को देख रहे थे कि वह क्या देगा। मान कुछ लाया नहीं था और उसे पता भी नहीं था कि ऐसी कोई रस्म होने वाली है। आखिर में वह उठा और चलकर वेदाक्षी के पास गया। वेदाक्षी ने अपनी आंखें जल्दी जल्दी झपकाते हुए उसे देखा। मान ने अपने गले से अपनी चैन उतारी और वेदाक्षी के गले में पहना दी। हर कोई हैरान था। निर्णय ने जल्दी से कहा, मान वह चैन। मान ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे लिए यह बहुत कीमती है, लेकिन अब जब मेरी जिंदगी इससे जुड़ गई है तो यह उससे भी ज्यादा कीमती है। बेदाक्षी उसे हैरानी से देख रही थी। उसने क्या कहा यह वह समझने की कोशिश में लगी हुई थी। वहीं हर किसी के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ चुकी थी। मान ने बेदाक्षी को वह चैन पहनाई और हल्के से उस चैन को छूते हुए बोला, अपना अस्तित्व दे रहा हूं तुम्हें, संभाल कर रखना। यह बोल वह उसे 2 कदम पीछे हट गया, लेकिन उसके कहने का मतलब उसके घर वालों के अलावा उन दोनों बहनों को बिल्कुल नहीं समझ आया। थोड़ी देर बाद मान ऑफिस जा चुका था। गिरजा जी ने उसे रोका, लेकिन वह बिल्कुल नहीं रुका। वेदाक्षी के पास करने को कुछ नहीं था। वह रूम में बैठी बस सोच रही थी कि आगे उसे क्या करना है। उसने अपना फोन निकाला और वेदांत को कॉल लगा दिया। उधर से जैसे ही कॉल पिक हुआ कि वेदाक्षी ने जल्दी से कहा, तुम कहाँ थे? तुमने तो मुझे कॉल भी नहीं किया। वेदांत की कुछ गुस्से भरी आवाज आई, याद आ गई तुम्हें मेरी? क्या हुआ, पति की बाहों से फुर्सत मिली? वेदाक्षी उसकी बात करने के तरीके से हैरान थे। उसने आज से पहले उससे इस तरह से कभी बात नहीं की थी। उसने जल्दी से कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो वेदांत? कैसी बातें कर रहे हो? और क्या कहूँ, तुम्हारी शादी हो गई और तुमने मुझे बताना तक जरूरी नहीं समझा। बड़े बड़े वादे किए थे ना, मुझसे प्यार करती हो, शादी भी मुझसे करोगी, तो क्या है ये सब? वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहा, पहली बात तो तुम्हें यह सब किसने बताया है, और दूसरी बात, तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। बस वह अचानक से हो गया। मैं कोई शादी वादी करने के मूड में नहीं थी। वेदांत ने हंसते हुए कहा, ओह अच्छा, शादियां भी अचानक होने लगी, मुझे आज पता लगा। वेदाक्षी ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा, देखो वेदांत, तुम कुछ भी कंक्लूजन मत निकालो। हम मिलते हैं ना, मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी, क्या हुआ और क्या नहीं। देखो वैसे भी मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। दूसरी बात, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ और मैंने जो कहा था मैं उस बात पर आज भी कायम हूँ। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूंगी। यह शादी अचानक से हुई और बिना किसी की जान पहचान के हुई। किसी को भी नहीं पता था कि यह सब हो जाएगा। वेदांत ने उसकी बात सुनी और कहा, मिलने का कोई फायदा नहीं है वेदाक्षी, रहने दो। तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की भी जरूरत नहीं है। वेदाक्षी को अब डर लगने लगा था कि कहीं सच में वेदांत या रिलेशनशिप खत्म ना कर दे। वह सच में उससे प्यार करती थी। उसने जल्दी से कहा, ऐसा मत कहो, हम मिलते हैं। मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास करो। वेदांत ने जब उसे इस तरह बोलते देखा तो एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, मिलते हैं हम आज शाम को, हमेशा की तरह नाइट कैफे में। वेदाक्षी ने हामी भरी और उधर से कॉल कट हो गया। वेदाक्षी ने खुद से घबराते हुए कहा, पता नहीं क्या होगा, मुझे घबराहट हो रही है। ये शादी क्यों हुई? मैं क्या करूं, क्या नहीं करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वह परेशान सी अपने कमरे में चक्कर लगा रही थी। तभी उसकी नजर आईने पर गई और उसने जब खुद के अक्स को देखा तो उसके कदम ठहर गए। उसने अपने गले में पड़े उस मंगलसूत्र को देखा और उस चूड़े को जो उसके हाथों में भरा था। उसने खुद से कहा, क्या मैं ठीक कर रही हूँ? क्या यह धोखा नहीं हुआ? लेकिन अगले ही पल उसने अपना सिर हिलाकर कहा, अगर मैंने यह नहीं किया तो धोखा तो वेदांत के साथ होगा। मैंने उससे वादा किया था शादी करने का, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। भला मैं उसके बिना कैसे रह पाऊंगी? मैं इस रिश्ते को कैसे निभा सकती हूँ? मैं कंप्रोमाइज नहीं कर पाऊंगी। वह यही सब सोच रही थी कि तभी रुद्रिका की आवाज आई, वेदु
क्या कर रही है तू? वेदाक्षी ने पलटकर रुद्रिका को देखा। रुद्रिका अंदर आई और बोली, जल्दी से तैयार हो जा। माँ ने शाम को आसपास की कुछ औरतों के साथ मुंह दिखाई की रस्म रखी है। यह सुनते ही वेदाक्षी हैरान रह गई। उसने तो शाम को वेदांत से मिलने का वादा किया था। अब भला वह कैसे जाएगी? वह यही सोच रही थी कि उसने रुद्रिका को देखा और बोली, दी शाम को। रुद्रिका ने उसके लिए कपड़े निकालते हुए कहा, हाँ शाम को। देख कुछ भी गड़बड़ मत करना। ये 3-4 दिन का काम है। बस सब कुछ निमट जाए, उसके बाद हम मान से अच्छे से बात करेंगे। ठीक है, मुझ पर विश्वास रख। यह कहकर रुद्रिका ने उसके गाल पर हाथ रखा और फिर से वेदाक्षी के कपड़े और गहने निकालने लगी। बेदाक्षी हैरान परेशान सी खड़ी थी। उसने अपने हाथ में पकड़े फोन को कसकर पकड़ लिया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सच में वह काफी बुरी तरह से फंस चुकी थी। रुद्रा ने उसके सारे कपड़े और गहने निकाल कर उसे पकड़ाते हुए कहा, अब ठीक से तैयार हो जाना, समझी? मान भी थोड़ी देर में आ ही जाएगा और उसके बाद मुंह दिखाई की रस्म होनी है। कोई भी बखेड़ा मत करना बेदू। और बस थोड़े दिनों की बात है, उसके बाद में सब संभाल लूंगी, ठीक है? वेदाक्षी ने हल्के से मुस्कुराकर बस हाँ में गर्दन हिला दी। लेकिन वह मनी मन काफी घबरा चुकी थी। वह जानती थी कि वेदांत कैसा इंसान है। वेदू ने मनी मन कहा, पता नहीं वह क्या सोचेगा। अगर मैं नहीं गई तो पक्का वह यही सोचेगा कि मैंने सच में उसे धोखा दिया है। वह मुझसे बात नहीं करेगा और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। उससे कह दूं कि मैं नहीं आ सकती, लेकिन उसके बाद तो वह मुझे गलत समझेगा ना। उसे लगेगा मैंने यह शादी अपनी मर्जी से की है। वेदाक्षी मनी मन हाँ और ना में उलझी हुई थी। लेकिन उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना है और क्या नहीं। उसने उन कपड़े और गहनों को देखा। वह एक बहुत ही खूबसूरत सी बनारसी साड़ी थी, जिसके साथ एमेरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी रखी हुई थी। वेदाक्षी ने गहरी सांस ली और बेड पर बैठते हुए बोली, अब साड़ी कौन पहनेगा? मुझे तो साड़ी पहनना ही नहीं आता। यह दी भी ना, क्या जरूरत थी ये सब करने की? उनकी वजह से मैं फंस गई। ये कहते उसने अपना मुंह लटका लिया। अभी थोड़ी देर हुई थी कि उसे कमरे में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने मान था। वेदाक्षी ने उसे देखकर मुंह बना लिया। उसे पता नहीं क्यों यह इंसान फूटी आंख नहीं सुहाता था। मान ने उसे देखते हुए कहा, तुम अभी तक बैठी हो, तैयार नहीं हुई? बेदू ने उसे देखा और मुंह बनाकर बोली, मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। जाकर किसी से कहो कि मुझे साड़ी पहनाए, तब मैं तैयार होऊंगी ना। माँ ने उसे अपनी आंखें छोटी छोटी करके घूरा और फिर बोला, क्यों, तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है जो तुम जाकर किसी से कह नहीं सकती? वेदाक्षी ने भी उसे बराबर घूरते हुए कहा, क्यों, आप जाकर नहीं बोल सकते? यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? बोल दो किसी को। मैं किसे कहूँ जाकर? दी से कह नहीं सकती, वह खुद तैयार हो रही होंगी। और बाकी मैं किसी से क्या ही कहूँ? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। उसकी इस बात ने मान को खामोश कर दिया। रुद्रिका ने उसे बताया था कि वेदाक्षी जल्दी से किसी के साथ भी कंफर्टेबल नहीं होती थी और ऐसे ही किसी से बातें करने में उसका एक्सपीरियंस जीरो था। हाँ, मान से वह चिढ़ रही थी। इस वजह से मान को कुछ ना कुछ सुना रही थी। मान ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ठीक है, जाकर चेंज तो करो, मैं देखता हूँ। वेदाक्षी ने ब्लाउज और पेटीकोट उठाया और बाथरूम में चली गई। मां ने अपने जूते उतारे और गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गया। उसने अपना माथा रब करते हुए कहा, भगवान, क्या लड़की है! कैसे संभालूंगा मैं इसे? बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती है। कौन कहेगा ये 23 साल की लॉ की स्टूडेंट है। थोड़ी देर बाद वेदाक्षी बाथरूम से बाहर निकली। उसने अपने चारों तरफ टॉवल लपेट रखा था। मान ने गहरी सांस ली और मन ही मन बोला, शुक्र है इस टाइम तो इसने दिमाग का इस्तेमाल किया। यह कहते हुए वह उठ खड़ा हुआ। उसने जाकर कमरे का दरवाजा बंद किया कि वेदाक्षी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई और हकलाते हुए बोली, ये ये क्या कर रहे हो? आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया? आप किसी को बुलाने जाने वाले थे ना। आप अंशिका को नहीं बुला कर लाए? मान ने अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा दिए और जाकर उसकी साड़ी उठा ली। बेदाक्षी उसे अजीब तरह से देख रही थी। मान अभी पलटता कि उससे पहले ही उसने अपनी जेब से रुमाल निकाली और अपनी आंखों पर बांधते हुए कहा, शांति से चुपचाप मेरे सामने आकर खड़ी हो जाओ। मुंह से एक शब्द मत निकालना अब। वेदाक्षी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। आखिर ये आदमी क्या करने की कोशिश कर रहा था?
मान ने उसे फिर से पुकारा, बेदू सामने आओ। बेदाक्षी ने मुंह बनाकर कहा, मुझे बेदू मत कहो, मुझे बेदू सिर्फ मेरे घर वाले बोलते हैं। यू कैन कॉल मी बेदाक्षी और मिस राणा। मान ने हल्के से एक तिरछी मुस्कान के साथ कहा, मैं तो तुम्हें इनमें से कुछ भी नहीं बुलाने वाला। अब खुश, मैं तुम्हें वह नाम दूंगा जो मेरे दिल को पसंद आएगा। समझी तुम? अब चुपचाप यहाँ आकर खड़ी हो जाओ, वरना मैं आंखों पर बंदी या रुमाल हटा दूंगा। फिर मत कहना मुझे कुछ। आखिरी बात में मान ने उसे धमका दिया और उसकी धमकी असर भी कर गई। बेदाक्षी चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हो गई और मान ने बेदाक्षी को साड़ी पहनाना स्टार्ट किया। बेदाक्षी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, लेकिन मान के टच ने उसे कुछ भी गंदा फील नहीं करवाया। उसे थोड़ा सा अजीब लगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन उसने अपने सारे ख्यालों को एक तरफ झटक दिया और मान उसे साड़ी पहना रहा था, वह भी सिर्फ अंदाजा लगाते हुए। आखिर में मान ने जब उसके कंधे पर उसका पल्लू सेट किया, उसके बाद उसने अपनी आंखों से रुमाल हटाते हुए कहा, हो गया। बेदाक्षी ने खुद को आईने में देखा। सच में उसने काफी अच्छे से उसे साड़ी पहनाई थी। उसने हैरानी से कहा, आपको यह सब भी आता है? मुझे तो लगा था कि कोई रफ एंड टफ बिजनेसमैन यह सब तो नहीं करता होगा। मान ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा उसे पकड़कर मिरर के सामने बैठाते हुए बोला, चुपचाप से यहाँ बैठो। यह कहते उसने उसे एक एक करके सारे गहने पहनाए और आखिर में उसके पैरों में वह पायल पहनाई जो उसने कल रात उसे गिफ्ट की थी। वेदाक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं ये नहीं लूंगी, यह मेरे लिए नहीं थी। यह कहते हुए वेदाक्षी ने अपने पैर पीछे खींचने चाहे, तभी मान ने उसके पैर को पकड़कर उसमें पायल बांधते हुए कहा, यह मेरी पत्नी के लिए थी जो तुम हो। इसके अलावा तुम्हें ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। यह कहते हुए मान ने उसे पायल पहना दी और फिर उठ खड़ा हुआ और उसे देख बोला, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी का मेकअप तुम खुद से कर लो। यह कहते हुए वह उठकर चेंजिंग रूम में चला गया। बेदू ने मुंह बनाकर मान की नकल करते हुए कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ, बाकी तुम कर लो। यह बोल उसने मुंह बनाया और फिर बोली, हूँ बड़ा आया। वह जल्दी से तैयार होने लगी। थोड़ी देर बाद जब मान आया तो उसने बेदाक्षी को देखा। वह काफी प्यारी लग रही थी। रेड कलर की बनारसी साड़ी और उसके साथ एमेरल्ड ग्रीन कलर की ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ उसने अपने बालों का जूड़ा बना लिया था। मान की नज़र उसकी पीठ पर गई जो उसके बैकलेस ब्लाउज में से नजर आ रही थी। उसकी पीठ पर एक तेल था जो मान को बेहद खूबसूरत लगा, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें उस पर से हटा ली और लैपटॉप लेकर बैठ गया। लेकिन ना चाहते हुए भी नजरें बार बार उसी की तरफ जा रही थी। थोड़ी देर बाद रुद्रिका और बेदाक्षी दोनों हॉल में बैठी थीं और आसपास की कुछ औरतें मुंह दिखाई की रस्म के लिए वहां मौजूद थीं। गिरजा जी ने रस्म शुरू करवाई और एक एक करके सारी औरतें बेदाक्षी और रुद्रिका की मुंह दिखाई करने लगीं। साथ ही उन्हें गिफ्ट और आशीर्वाद भी मिल रहे थे। बेदाक्षी तो जैसे तैसे खुद को कंट्रोल करे बैठी थी। उसे एक जगह बैठना हजम नहीं हो रहा था। ऊपर से उसे वेदांत की टेंशन थी। जैसे तैसे पूरी रस्म में वह शांत बैठी रही और रस्म पूरी करी। रुद्रिका को तो इस बात में राहत थी कि कम से कम उसने कोई बखेड़ा खड़ा नहीं किया। वह जानती थी कि उसकी बहन कैसी थी। उससे एक जगह बैठना बिल्कुल नहीं हो सकता था। कमरे में आते ही बेदाक्षी ने सारे कपड़े और जेवर निकाल कर फेंक दिए और पहले ढीले ढाले कपड़े पहनकर आई। मान इस वक्त कमरे में नहीं था, तो पूरे कमरे पर उसी की हुकूमत थी। उसकी ज्वेलरी और साड़ी यूं ही बेड पर फैली हुई थी और दूसरी तरफ जाकर वह निडाल सी बेड पर लुढ़क गई। उसने मन ही मन कहा, वेदांत को कैसे समझाऊं, क्या करूं, वो समझ में नहीं आ रहा। वहीं इधर रुद्रिका ने कपड़े चेंज किए और चुपचाप जाकर काउच पर बैठ गई। उसने मन ही मन कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने जाने वाली थी, लेकिन मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं होने दूंगी। यह सोचकर उसने गहरी सांस ली और उसके मन में अब भी कई सारी बातें चल रही थी जिनके बारे में वह सोच रही थी। रात को सबने साथ में डिनर किया और फिर सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मान जब अपने कमरे में आया तो पूरा कमरा बिखरा हुआ था। उसने अपने कमरे का हुलिया देखा और गहरी सांस लेकर बोला, यह एक काम ठीक से नहीं कर सकती। यह कहकर उसके सारे गहने और साड़ी समेट कर एक तरफ रखी और अपना लैपटॉप लेकर वापस स्टडी रूम में चला गया। बेदाक्षी जब कमरे में आई तो उसे कोई नहीं दिखा। यह देखकर उसने राहत की सांस ली और सीधा जाकर बेड पर पसर गई।
वेदांत से उसकी बात नहीं हो पाई थी। उसे नहीं पता था कि क्या चल रहा था। उसने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका कॉल कट कर दिया गया। थक हार कर उसने वेदांत को मैसेज करने स्टार्ट कर दिए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं। उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला। इधर निर्णय आज थोड़ा लेट आने वाला था, इसलिए रुद्रिका अब भी जाग रही थी। वह अभी अपने कमरे की बालकनी में बैठी थी, तभी उसे अंधेरे में किसी की परछाई गार्डन की तरफ दिखी। रुद्रिका हैरान थी कि इस वक्त इस घर में चोरी छिपे कौन आ रहा था। सामने वाले इंसान की चाल बता रही थी कि वह कोई जान पहचान का तो हो नहीं सकता था। इसी वजह से तो वह छुपते छुपाते अंदर आ रहा था। रुद्रिका तुरंत नीचे गई। उसे जानना था कि आखिर यह कौन था जो यूं ही घर में घुस रहा था। रुद्रिका जल्दी से नीचे गई और गार्डन एरिया में चली आई। वह दबे पांव उस शख्स की तरफ बढ़ने लगी थी, लेकिन तभी अचानक उसने कुछ सोचा और दूसरी तरफ घूम गई। तभी उसकी नज़र उस तरफ पड़े डंडे और कंबल पर गई। वो जल्दी से गई और जल्दी से लाकर वो कंबल और डंडा उठाकर लाई। इसके बाद उसने वापस से अपने पैर उस शख्स की तरफ बढ़ा दिए थे। जैसे जैसे वह शख्स की तरफ बढ़ती जा रही थी, उसे वह शख्स साफ दिखाई देने लगा था, और अचानक ही उसे हल्की सी रोशनी में उस शख्स का चेहरा दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर रुद्रिका की भौहें तन गईं और उसने गुस्से से अपने दांत भींच लिए। उसने जल्दी से जाकर उस आदमी पर वह कंबल डाली और डंडे से उसकी पिटाई करनी चालू कर दी। वह आदमी अचानक हुए इस हमले से समझ नहीं पाया और खुद को कंबल से निकालने की कोशिश करने लगा, जबकि रुद्रिका अब भी उसे मारे जा रही थी। उसने बुरी तरह से उस आदमी को पीट दिया था, यहाँ तक कि उस आदमी ने बचने के लिए वहां से भागना ठीक समझा और जल्दी से रुद्रिका से बचते बचाते वहां से भाग खड़ा हुआ। हालांकि उस आदमी ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था जिसने उसे इतना मारा था। रुद्रिका गुस्से में हाँफ रही थी। उसने जोर से वह डंडा जमीन पर पटक दिया और गुस्से से अंदर बढ़ गई। वह सीधा बेदाक्षी और मान के कमरे की तरफ गई। उसने जाकर कमरे का दरवाजा खोला तो बेदाक्षी बेड पर मुंह लटकाए बैठी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी और वेदांत उसके मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। रुद्रिका बेदाक्षी के कमरे में आई और उसने दरवाजा बंद किया और अंदर आते हुए बेदाक्षी को देखकर बोली, तेरा दिमाग खराब है बेदू, तूने उस लड़के को यहाँ तक बुला लिया। वेदाक्षी उसकी बात सुनकर हैरान थी। भाई मान जो अपने स्टडी का दरवाजा खोलकर रूम में आने को ही था। रुद्रिका की आवाज़ सुनकर उसके कदम रुक गए, लेकिन उसने जैसे ही रुद्रिका की आगे की बात सुनी, बस सुनते ही मान के चेहरे के हाव भाव बदल गए और उसकी आंखें एकदम सर्द हो गईं। उसके माथे पर बल पड़ गए। रुद्रिका ने कहा, बेदू क्या सोच रही है तू? यह हमारा घर नहीं है जहाँ कोई तुझे कुछ नहीं कहेगा। यह ससुराल है तुम्हारा, समझ रही हो? और मैंने कहा था ना, कुछ दिन शांत रहो, मैं मान से बात करूंगी। तुम्हें इतनी क्या जल्दी थी कि तुमने वेदांत को यहाँ तक बुला लिया? उसकी बात सुनकर बेदाक्षी हैरान थी। उसने हैरानी से कहा, क्या कहा आपने? वेदांत यहाँ आया था, लेकिन कब? और मैंने उसे? उसने इतना कहा ही था कि रुद्रिका ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, चुप करो तुम, उस लड़के का नाम भी नहीं लोगी। ध्यान रहे मुझे बार बार ना कहना पड़े। जब मैंने तुमसे कुछ कहा है तो मैं कर लूंगी ना सब कुछ। इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं है। रुद्रिका इस वक्त काफी गुस्से में थी और वेदाक्षी को डांट रही थी। वेदाक्षी उसे अपनी बात कहने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन कह नहीं पा रही थी। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, मैं लास्ट बार बोल रही हूँ बेदू, कुछ भी गड़बड़ मत करना। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं। अभी के लिए छोड़ रही हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं हर बार सब कुछ संभाल पाऊंगी। इस बार तो शुक्र था कि मैंने उसे देख लिया और भगा दिया। अगर कोई और होता तो हम जवाब भी नहीं दे पाते। तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठता सो अलग। वेदाक्षी ने अब उससे कुछ भी नहीं कहा। रुद्रिका उसे सुनाकर वहां से चली गई। वेदाक्षी बेड पर छोटा सा मुंह बनाकर बैठते हुए बोली, पर मैंने तो उससे बात तक नहीं की। मैंने उससे मिलने का कहा था। मुझे नहीं पता था कि वह यहाँ आ जाएगा। लेकिन वह यहाँ आया कैसे और क्यों आया? उसने तो मेरे फोन कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं किया। वह भी खुद से ही बातें कर रही थी। तभी मान कमरे में एंटर हुआ। बेदाक्षी ने मान की तरफ देखा। मान के चेहरे के एक्सप्रेशन उसने अब तक तो ऐसे नहीं देखे थे। वह उसे कुछ कहती उससे पहले ही मान उसके पास आया और उसने अपने दोनों हाथ
अपनी पॉकेट में रखकर उसे देखते हुए कहा। तुम अब तक सोई नहीं? बेदाक्षी ने हड़बड़ाकर कहा। मैं बस सोने ही जा रही थी। मान ने इससे आगे उससे कोई सवाल नहीं किया और चुपचाप जाकर अपनी जगह लेट गया। बेदाक्षी ने उसे इतना शांत देखा तो उसे अजीब लगा, पर फिर उसने सारी बातों को दरकिनार किया और चुपचाप लेट गई। थोड़ी देर में बेदाक्षी सो चुकी थी, लेकिन मान की आंखों में नींद नहीं थी। उसने जो रुद्रिका के मुंह से सुना था, उसे अब उसके बारे में सब कुछ पता करना था। उसने एक नज़र सोई हुई बेदाक्षी को देखा और मन ही मन बोला, आखिर चल क्या रहा है, पता करना होगा। चाहे अंजाम जो भी हो, तुम मेरी पत्नी हो और मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मान ने मन ही मन सब कुछ पता करने का सोच लिया था और थोड़ी देर में उसे भी नींद आ गई। अगली सुबह बेदाक्षी के उठने से पहले ही मान जा चुका था। बेदाक्षी की जब आंख खुली तो वह एक पिलो को हक करके सो रही थी। उसे अजीब लगा, लेकिन अचानक ही उसे कल सुबह वाली बात याद आई और उसे समझते देर नहीं लगी कि शायद आज भी उसने मान को पकड़ रखा होगा। लेकिन आज उसकी नींद इतनी गहरी थी कि मान उसे जगा नहीं पाया। वेदाक्षी जल्दी से उठी और तैयार होकर नीचे चली गई। मान उसे आज नीचे भी नहीं मिला। रुद्रिका इस बीच उससे कुछ नाराज थी। वेदाक्षी को यह काफी बुरा लग रहा था। वैसे भी वो इस घर में किसी से ज्यादा क्लोज नहीं हुई थी। एक उसकी बहन ही तो थी यहाँ पर जिससे वह कुछ बातें कर सकती थी। इधर मान ऑफिस पहुंचा और उसने केबिन में पहुंचते ही अपने असिस्टेंट को बुला लिया। उसका असिस्टेंट जैसे ही केबिन में आया, मान ने उसके सामने बेदाक्षी की तस्वीर रख दी। वह हैरान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बॉस उसे एक लड़की की फोटो क्यों दिखा रहा था। मान ने उसे देखा और बोला, गौरव, यह मिसेस बेदाक्षी मानवीर राजावत है। मुझे उनके बारे में हर एक इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये मेरे साथ हैं, लेकिन इससे पहले कहाँ थी, क्या करती थी, उनके टच में कौन कौन था, पास्ट रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, सब कुछ जानना है। सब कुछ मतलब सब कुछ। ध्यान रहे, एक भी डिटेल मिस नहीं होनी चाहिए। गौरव आंखें फाड़े अपने बॉस को देख रहा था। आखिर उसका बॉस करना क्या चाहता था, उसने घबराते हुए कहा। पर सर, आपकी वाइफ का नाम तो रुद्रिका। रुद्रिका। वह बेचारा डरते हुए अपनी बात पूरी करता, उससे पहले ही मान ने उसे रोकते हुए कहा, वह निर्णय की वाइफ है, मेरी भाभी है, तो जो भी बोलो सोच समझ कर बोलना। यह सुनते ही गौरव के मुंह पर ताला पड़ गया। यह उसके लिए दूसरा झटका था। उसके दोनों बॉस शादी करके आ चुके थे और उसे पता ही नहीं था। उसने मन ही मन खुद से कहा, लाना था तुझ जैसे असिस्टेंट पर गौरव। तुझे ये तक नहीं पता कि तेरे बॉस की जिंदगी में चल क्या रहा है। अरे तेरे दोनों बॉस शादी करके आ चुके हैं और तुझे पता ही नहीं है। वह भी जो मान सर की होने वाली पत्नी थी, वह निर्णय सर की हो चुकी पत्नी है। और वह बेचारा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। तभी मान की दोबारा आवाज आई, मैंने जो कहा है वह तुमने सुना या नहीं? गौरव ने तुरंत कहा, जी सर, मैं समझ गया। बस आप मुझे 2 घंटे का टाइम दीजिए और उसके बाद आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। यह बोलकर गौरव तुरंत वहां से चला गया। मान ने गहरी सांस ली और बेदाक्षी की वह तस्वीर देखने लगा। उस फोटो में वह वाइट कलर की क्रॉप टॉप और जीन्स में थी। बालों को उसने हाफ बन में बांध रखा था और पॉट बनाते हुए वो काफी क्यूट लग रही थी। उसकी फोटो देखकर न जाने क्यों मान के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने उस फोटो को फ्रेम में डाला और अपने डेस्क पर रख लिया। मान ने उस फोटो को देखते हुए कहा, तुम मेरी जिंदगी में शामिल हो चुकी हो और तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी से कहीं नहीं जाने दूंगा। सब कुछ तुम्हारी रजामंदी से होगा, लेकिन होगा भाई जो मैं चाहूंगा। ये बोल वह मुस्कुरा दिया। उसकी बातों का मतलब क्या था, ये सिवाय उसके कोई नहीं समझ सकता था। और उसके दिमाग में क्या चल रहा था, यह भी सिर्फ वही जानता था। इधर बेदान पिटने के बाद अपने घर में बेहाल पड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक यह हुआ क्या था उसके साथ। उसे लगा शायद घर का चौकीदार होगा जिसने उसे देख लिया और इतनी बुरी तरह से मारा। उसने अपना फोन देखा, जिस पर बेदाक्षी के न जाने कितने ही मैसेज और मिस कॉल पड़े थे। उसने देखकर भी उन सबको अनदेखा करते हुए कहा, अब तो तुम खुद ही मेरे पास आओगी, मैं बिल्कुल भी तुम्हारे पास नहीं आने वाला। यह कहते हुए उसकी आंखों में अजीब से भाव थे। इधर बेदाक्षी रुद्रिका को मनाने की कोशिश में लगी हुई थी। वह जानती थी कि रुद्रिका उससे नाराज है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि वह ज्यादा देर उससे नाराज नहीं रह सकती। और हुआ भी यही। बेदाक्षी की क्यूट क्यूट हरकतों ने रुद्रिका को जल्दी ही मना लिया।
रुद्रिका ने वेदाक्षी को देखा और बोली, मैं मान रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुझे तेरी मनमानी करने की छूट मिल गई। मेरी बातों को ध्यान रखना। वेदाक्षी उसे देखने लगी, लेकिन उसने कुछ भी कहा नहीं। लेकिन फिर वेदाक्षी ने रुद्रिका को देखा और बोली, दी, मेरा यकीन मानो, मैंने उसे नहीं बुलाया था। यार हाँ, हम मिलने वाले थे, क्योंकि मैं नाराज था। मुझे उसे सारी एक्सप्लेनेशन देनी थी, लेकिन उसे बुलाने का मेरा कोई आइडिया नहीं था, और ना ही मैंने उसे कहा कि वह यहाँ आए। रुद्रिका ने उसे देखा और बोली, इस बात को यहीं छोड़ दो। न तुम्हें इस बारे में पता है और ना मुझे। वेदांत के सामने भी इस बात का जिक्र मत करना। मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई और दिक्कत हो। वेदाक्षी उसकी बात समझ रही थी, इसलिए उसने चुपचाप उसकी बात भी मान ली। इधर मान अपने ऑफिस में था, तभी निर्णय उसके पास आया और उसे देखकर बोला, बड़े भैया, माता श्री का आदेश है, घर चलना है। मान उसे अजीब तरह से देखने लगा, तो निर्णय ने मुंह बनाकर कंधे उचकाकर कहा, मुझे भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है। उन्होंने बस ये कहा है कि दोनों भाई जल्दी से घर आ जाओ। लेकिन निर्णय, अभी मीटिंग है मेरी, मैं मीटिंग छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? मान ने उसे देखते हुए कहा। निर्णय ने मुंह बनाया और बोला, वह सब आप माँ से डिस्कस करो। मैं अकेला घर नहीं जाने वाला। अगर अकेला जाऊंगा तो वह मुझे पीट देंगी कि मैं आपको साथ में लेकर नहीं आया। मान ने गहरी सांस ली और बोला, तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो कि चाची माँ तुम्हें पीट दें? सीरियसली मान, तुम्हें लगता है कि मेरी हरकतों की वजह से माँ मुझे पीटती हैं? भाई, मैं ऐसी कौन सी हरकतें करता हूँ जो मुझे नहीं दिखती और बाकी सबको दिखती हैं? निर्णय ने लाचारगी से कहा। मान ने गहरी सांस भरी और बोला, देख बेटा, वह तेरी सगी माँ है, वह उन्हें पता होगा ना तेरी हरकतें कैसी हैं। निर्णय ने उसके सामने वाली चेयर पर बैठते हुए कहा, सगी माँ, सीरियसली? मुझसे ज्यादा तो वह तेरी हैं। चाची माँ का लाडला बनकर बैठा है, सगे बेटे पर तो कोई ध्यान ही नहीं देती। निर्णय ने मजाक मजाक में यह बात कह दी थी, लेकिन मान को अजीब लगा। उसने जल्दी से कहा, निर्णय, तुझे सच में ऐसा फील हो रहा है? अगर ऐसा है तो आई एम सॉरी। निर्णय हैरान होकर मान की तरफ देखने लगा। उसने यूं ही एक छोटी सी बात कही थी और मान उस बात को इतना सीरियसली ले रहा था। उसने जल्दी से कहा, मेरे भाई, क्या हो गया है? हम दोनों में इतना चलता है यार। वैसे भी तू मुझसे बड़ा है, भले 1 महीने का ही फर्क है, पर बड़ा तो है ना। तो इसलिए ऐसा कोई थॉट अपने दिमाग में मत ला। मैंने ऐसे कुछ भी इस तरह से नहीं कहा था। मैंने तो बस यूं ही मजाक में कहा था। मान कुछ देर तक उसे देखता रहा, फिर गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा ठीक है, छोड़ ये सब, चल घर चलते हैं। दोनों भाई साथ में घर के लिए निकल गए। दोनों जल्दी घर पहुंचे। सब लोग हॉल में ही बैठे थे। गिरजा जी ने उन दोनों को देखा तो मुस्कुराकर बोली, लो, ये दोनों भी आ गए। निर्णय ने उन्हें देखकर कहा, क्या हो गया मम्मा, इतनी जल्दीबाजी में ऑफिस से बुलाया? आधा दिन हुआ है अभी तो ऑफिस गए। गिरजा जी ने मान और निर्णय दोनों को देखते हुए कहा, रुद्रिका और वेदांशी को शॉपिंग के लिए लेकर जाओ। निर्णय ने झट से कहा, क्या आपने हमें शॉपिंग के लिए बुलाया है? आप क्या चाहती हैं कि ये लोग शॉपिंग करें और हम उनके पीछे पीछे उनके शॉपर पकड़ कर घूमें? रुद्रिका ने उसे घूर कर देखा तो निर्णय तुरंत चुप हो गया। गिरजा जी मनी मन हंस दी। फिर उन्होंने मान को देखते हुए कहा, मान बेटा, तैयार हो जाओ। वेदाक्षी ने बीच में कहा, नहीं, मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं है। सब लोग अब वेदाक्षी को देखने लगे थे। इस तरह देखने से वेदाक्षी हड़बड़ा गई और जल्दी से बोली, सच में मेरा मन नहीं है, मुझे नहीं जाना, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े पड़े हैं। क्या करूंगी शॉपिंग पर जाकर? गिरजा जी ने कहा, तो क्या हुआ, कुछ और खरीद लेना, और कम से कम घूम ही लोगी इसी बहाने। लेकिन वेदाक्षी का बिल्कुल मन नहीं था। मान की नजरें बराबर उस पर थीं। वह उसकी एक एक हरकत नोटिस कर रहा था। उसने मन ही मन कहा, इस लड़की के नखरे और ड्रामे कभी खत्म नहीं हो सकते हैं। आलोक जी ने कहा, हाँ बिल्कुल, घूम लेना, अभी तो जाओ और जाकर तैयार हो जाओ। साथ में अंशिका भी जा रही थी। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, लेकिन मुझे नहीं जाना, क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? यार, बेचारे बच्चे की कोई सुनता ही नहीं है। उसका मन तो कर रहा था कि वह वहीं आंगन में लेट जाए और हाथ पैर मारते हुए रो रो कर सबसे कहे कि उसे नहीं जाना तो उसके साथ जबरदस्ती ना की जाए। लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी, वरना उसके 24 साल के होने पर सबको डाउट हो जाता।
बेचारी बेदाक्षी क्या ही कर सकती थी। रुद्रिका और निर्णय उसके कमरे में चले गए। मान ने बेदाक्षी को देखकर कहा, चलो कमरे में तैयार हो जाओ। बेदाक्षी ने मुंह बनाया और मान के पीछे पीछे चल दी। वो चली रही थी कि अचानक ही उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तभी अचानक उसका पैर ट्विस्ट हुआ और वह जोर से चीखी, आह मम्मी। मान जो ऊपर पड़ रहा था उसके कदम रुक गए। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो वेदाक्षी अपना पैर पकड़े सीढ़ियों पर बैठी थी। वह जल्दी से दौड़कर गया और उसने तुरंत जाकर वेदाक्षी को संभालते हुए कहा, क्या हुआ? तुम चिल्लाई क्यों? क्या हुआ है मुझे बताओ। वेदाक्षी ने मन ही मन कहा, शाबाश बेटा। वेदाक्षी, अब तुझे कहीं नहीं जाना पड़ेगा। उसने फिर से अपना ड्रामा कंटिन्यू करते हुए कहा, मोच आ गई है लगता है, दर्द हो रहा है। मम्मा, दर्द हो रहा है। उसकी आवाज में इतना दर्द था जैसे ना जाने उसे कितना ही ज्यादा दर्द हो रहा हो। मान ने तुरंत उसे बिना कुछ कहे सुने गोद में उठा लिया और कमरे में ले गया। वेदाक्षी का मन कर रहा था कि उसके बाल नोच ले। उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे बिना पूछे गोद में उठाने की। लेकिन इस वक्त उसे अपनी एक ही एक्टिंग पर ध्यान देना था। गिरजा जी और आलोक जी ने भी यह सब देखा और सुना तो आलोक जी ने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर दिया और दोनों ही ऊपर चले आए। रुद्रिका और नैना भी कमरे में आ चुके थे। मान ने बेदाक्षी को बेड पर लिटा दिया था। रुद्रिका उसके पास गई और उसे डांटते हुए कहा, ध्यान कहाँ रहता है तेरा? कितनी बार कहा है गिरती पड़ती मत रहा कर, ठीक से चला कर। वेदाक्षी ने छोटा सा मुंह बनाकर कहा, मैं रोने लगूंगी अब अगर आपने मुझे और डांटा तो। मैं सच में सबकी पापा से शिकायत करूंगी। कोई मेरी बात ही नहीं सुनता, सब लोग डांटते रहते हैं। उसने छोटा सा मुंह बनाकर कहा। अध्याय का जिक्र सुनकर रुद्रिका खामोश पड़ गई। वजह यह नहीं थी कि अध्याय से उसे डर लगता था। अध्याय उसे भी उतना ही प्यार करता था जितना वह बेदाक्षी से करता था। वजह यह थी कि अब तक अध्याय को बेदाक्षी की शादी के बारे में नहीं पता था। थोड़ी देर में डॉक्टर आ गए। उन्होंने बेदाक्षी का पैर देखा और बोले, अभी तक तो कोई चोट दिख नहीं रही, हो सकता है अंदरूनी चोट हो। पेन किलर स्प्रे का यूज कीजिए और हल्की सी मोच ही लग रही है, थोड़े दिन में ये ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया और नेड़ा उन्हें छोड़ने बाहर चला गया। गिरजा जी बेदाक्षी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर कौन डांटता है? बताना जरा। तुम्हें अगर कोई डांटे तो मुझे बताना, मैं उसे डांट लगाऊंगी, ठीक है? बेदाक्षी ने उनकी बात सुनकर हल्के से मुस्कुरा दी। उसे ये अच्छा लगा कि कोई उसकी साइड से बोल रहा था। हालांकि गिरजा जी और आलोक जी दोनों ने ही उसे कुछ भी ऐसा कहा नहीं था। ये बेदाक्षी का बिहेवियर ही था कि वह लोगों से जल्दी घुल मिल नहीं पाती थी। लेकिन धीरे धीरे शायद मैं इन सबसे कनेक्ट हो जाने वाली थी। सब लोगों ने बेदाक्षी को अब रेस्ट करने को कहा और फिर सब बाहर चले गए। मान ने गहरी सांस ली और फिर कपड़े लेने कबर्ड की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नज़र मिरर में बेदाक्षी की अक्स पर पड़ी और उसके माथे पर बल पड़ गए क्योंकि बेदाक्षी बड़ी खुश हो रही थी। उसने मन ही मन कहा, अच्छा तो ये इसका ड्रामा है, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। लेकिन इस वक्त उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। लेकिन तभी अचानक बेदाक्षी की जोर की चीख निकली। मान हैरान था कि अचानक से क्या हुआ। वह जल्दी से टॉवल लपेटकर बाहर आया तो बेदाक्षी बेड पर कूद रही थी। साथ ही इधर से उधर फुदकते हुए वह चिल्ला रही थी। मान ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, तुम्हारा पैर ठीक हो गया, वह भी इतनी जल्दी? क्या बात है, डॉक्टर ने कुछ ज्यादा ही असरदार ट्रीटमेंट कर दिया तुम्हारा। वेदाक्षी ने उसे चिढ़कर देखा और बोली, बकवास मत करो और इस छिपकली को भगाओ यहाँ से। मान ने छिपकली को देखा। उसे कुछ हैरानी हुई कि उसके कमरे में छिपकली आई कहाँ से। लेकिन फिर उसने वेदाक्षी को देखते हुए कहा, अच्छा है ना, इस छिपकली ने तुम्हारा पैर ठीक कर दिया, वरना अब तक तो तुम पैर पकड़कर बैठी थी। वेदाक्षी को याद आया कि उसने मुँह चाने का ड्रामा किया था। उसने क्यूट सा फेस बनाया और बोली, प्लीज इसे भगा दो, मुझे छिपकली से डर लगता है। मान उसका यह प्यारा सा चेहरा देखकर पिघल गया और उसने उस छिपकली को वहां से भगा दिया। वेदाक्षी ने राहत की सांस ली और बेड पर पालथी लगाकर बैठ गई। मान ने उसे देखा और बोला, मोच काफी जल्दी ठीक हो गई ना तुम्हारी? वेदाक्षी को अचानक ही याद आया और उसने जल्दी से अपना पैर पकड़ते हुए कहा, अभी भी दर्द हो रहा है? अभी भी दर्द है? मैं चल नहीं पाऊंगी। मान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला। लेकिन मोच तो दूसरे पैर में आई थी। उसकी बात सुनकर बेदाक्षी ने जल्दी से अपने पैर को देखा। तभी मान ने कहा, कोई बात नहीं,
वैसे भी मैं तुम्हें गोद में उठाकर आराम से चल सकता हूँ। ये कहते हुए उसने बेदाक्षी की तरफ झुकते हुए उसे उठाना चाहा कि तभी वह उछलकर बेड की दूसरी साइड कूद गई और बोली, नहीं, मैं खुद से चल रही हूँ। मैं ठीक हूँ, मैं चल सकती हूँ। मेरी मौज ठीक हो गई। ये बोल उसने एक साथ कई सारी बातें बोल दी। माँ ने तिरछी मुस्कान के साथ मन ही मन कहा, नौटंकी। थोड़ी देर बाद दोनों तैयार हुए और नीचे चले आए। सब लोग हैरानी से वेदाक्षी को देख रहे थे। गिरजा जी ने कहा, बेटा तुम्हारे पैर में तो मोच आई थी ना? मान ने वेदाक्षी से पहले उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ चाची माँ, पर एक छिपकली ने इनकी मोच ठीक कर दी। उसकी बात सुनकर सब हैरानी से मान को देखने लगे। वहीं वेदाक्षी मान को घूर रही थी। उसका बस चलता तो पक्का इस आदमी को पीट देती। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।